It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. Let's Mike, सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा हमारे इस प्रोग्राम में। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान उपस्थित हैं स्टूडियो में बातचीत करने के लिए हमसे। मीता माथुर जी, ये आहान फाउंडेशन की फाउंडर हैं और स्पेशल बच्चों की एडुकेटर हैं। इन्होंने बहुत सारे बच्चों को प्रशिक्षित किया है जो सेरेब्रल पल्सी से पीड़ित हैं या जो ऑटिज़म से पीड़ित हैं। तो एक लंबा सफ़र है इनका इस क्षेत्र में और बड़े मनोयोग से ये काम कर रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम इससे जुड़कर करती हैं। आज हम इसी बारे में मीता जी से बात करेंगे। नमस्कार मीता जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। आप बहुत व्यस्त रहती हैं, कभी बुजुर्गों की सेवा, कभी बच्चों की। तो मुझे लगता है इतना हंसता मुस्कुराता चेहरा उसके बाद भी एक रेयर थिंग है। देखिए, दिस इज टाइम वेल स्पेंट। ये जीवन बहुत अच्छा किसी मीनिंगफुल काम में गुजरे तो बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। आप स्पेशल एजुकेटर बनने का कैसे आपने सोचा? देखिए, स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए और ये सारे काम करने के लिए शायद ईश्वर ने चुना है। आई एम अ मदर ऑफ अ पर्सन विद स्पेशल नीड्स। तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ और मुझे पता चला कि उसे एक अलग तरह की परवरिश की ज़रूरत है, तो मैंने सीखना शुरू किया, क्योंकि उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं वो कुछ महीनों में गर्दन अपनी संभालते हैं, बैठते हैं, पलटते हैं। वो सारे माइलस्टोन्स हमारे बच्चों के नहीं होते जो विशिष्ट हैं। तो उसके लिए हमें जानकारी उपलब्ध नहीं है जो पब्लिक डोमेन में, यानी हमारी नानी दादी ने हमें, माताओं ने बताया नहीं है कि ये बच्चे किस तरह बड़े होंगे, किस तरह पाले जाएंगे। मैं एक बीच में रोकना चाहूँगी, आपको ये कब पता चला कि आपका बच्चा स्पेशल बच्चा है? ये बात मुझे लगभग 1 साल का होने के बाद पता चला। उसके पहले उसकी किसी गतिविधि से आपको नहीं लग रहा था कि ये सामान्य से अलग है? लग रहा था, लेकिन उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाया था। हमने डॉक्टर्स को भी बताया, क्योंकि हम बहुत जागरूक पेरेंट्स थे। हमारा पहला बच्चा था और हम जानते थे कि 3 महीने में क्या माइलस्टोन आएगा, 6 महीने में क्या आएगा, वो नहीं आ रहे थे। पर डॉक्टर्स ने हमको ये कहा कि हो जाएगा, चलेगा। पर 1 सवा साल का होने के बाद हमें पता चला कि उसे सेरेब्रल पॉल्सी है। इसके बाद फिर अपने बच्चे को आपने किस तरह परवरिश दी, ट्रेन किया? देखिए, बहुत कुछ तो स्पॉन्टेनियस ही हुआ, लेकिन चूँकि मैं शिक्षा में थी, मैं यूनिवर्सिटी टीचर थी, मेरे पति विदेश में थे, तो हमें जानकारी की कमी नहीं थी। हमने बहुत कुछ सीखा, पढ़ा। हमारे आसपास इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने विदेशों से, मेरे पति मेरे लिए काफ़ी रीडिंग मटेरियल वगैरह लाते थे। तब मुझे पता चला स्पेशल एजुकेशन भी कोई चीज़ होती है, उसके लिए अलग ये पढ़ाई होती है। तो जब मैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस को पढ़ा रही थी, उस समय मुझे लगा कि ये पढ़ाना तो बहुत मामूली काम है, कोई भी काम कर सकता है। लेकिन उन लोगों को पढ़ाना और उनको सिखाना, जिनको भगवान ने एक विशेष रूप से बनाया है, अलग बनाया है, वो मेरे
मुझे ज़रूरत है वो सीखने की। तो आप ये कब की बात बता रही हैं, कब आपने इसके बारे में सीखना शुरू किया? ये मैंने 1988 के बाद से सीखना शुरू किया। माय सन वाज बोर्न इन 87 और उसके लगभग 1-1.5 साल बाद मैंने सीखना शुरू किया जी। तो उसके बाद जब सीखा तो अपने बच्चे के साथ आजमाया, और चूँकि दूसरे पेरेंट्स जो जिनसे मैं मिलती थी उन्हें इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं थी, तो उनके साथ मैं शेयर किया करती थी। वी यूज्ड टू एक्सचेंज नोट्स। तो इस तरह से ये दायरा बढ़ता चला गया और मुझे लगा कि ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो अपनी जानकारी लोगों के साथ बांटना, ये काम तब से ही शुरू हो गया था। मुझे पता है कि आप अपने आप को एक माँ कहलाना ज़्यादा पसंद करती हैं, अपना परिचय आप माँ के रूप में ही देना चाहती हैं हमेशा। जी बिल्कुल। एक बच्चे को पालते हुए और कितनी माँओं से आप मिली कि वो उनके बच्चे भी ऐसे ही थे, और आपने फिर आहान फाउंडेशन या फिर कोई संस्था ऐसा मन में हो कि मुझे खोलना चाहिए और हम लोग मिलकर काम करें, ये कब मन में आया, कैसे आया? देखिए, जैसा मैंने कहा, ये सारी चीज़ें बहुत स्पॉन्टेनियस, मतलब ऑर्गेनिकली होती चली गई। मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। अब रिट्रोस्पेक्ट में मुझे लगता है कि मुझे सोचना चाहिए था और इसे एक बहुत मतलब प्रॉपर तरीके से शुरू करना चाहिए था। जब मेरा बच्चा छोटा था, उसको स्कूल में एडमिशन कराने में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं बच्चों को उस समय उन बच्चों के साथ काम करने लगी जिन्हें पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी। जब मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसे मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलवाना चाह रही थी या और दूसरे स्किल्स सिखाना चाह रही थी, तो मुझे लगा और बच्चों के साथ भी इसी बारे में काम करना चाहिए। जब और बड़ा हुआ, मुझे लगा समाज में उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए, तो मैं इंक्लूजन पर काम करने लगी। ये सब कुछ साथ साथ चलता रहा, अपने आप बढ़ता रहा, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि उन्हें समाज में स्वीकृति मिले, वो कुछ काम करें, समाज के लिए उपयोगी साबित हों। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब ये एक मतलब काम चल रहा था, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से हो रहा था, इंडिविजुअली भी मैं कर रही थी। अब मैंने आहान फाउंडेशन के माध्यम से इसे चैनलाइज कर लिया है। फाउंडेशन में आप बच्चों से क्या क्या करवाते हैं या सिखाते हैं, या किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं? हमारी फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चों के लिए है कि वो इंडिपेंडेंट लिविंग सीखें, क्योंकि और बच्चों की एक ट्रैजेक्टरी होती है कि बच्चा स्कूल जाता है, 10वीं 12वीं पास करता है, किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाता है, नौकरी करता है, उसकी शादी ब्याह होते हैं, बच्चे होते हैं। तो ये एक नॉर्मल ग्रोथ है एक इंसान की। इन बच्चों की ग्रोथ का कोई इस तरह का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, तो हर बच्चा एक भिन्न बच्चा है। तो सबसे पहला मेरा जो है बच्चे की इंडिपेंडेंट लिविंग में इस चीज़ पे जोर रहता है कि एज स्मॉल थिंग एज शौच इत्यादि में वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके, अपना काम खुद कर सके। जैसे बच्चियां हैं, वो मेंस्ट्रुएशन के समय अपने हाइजीन को, अपनी देखभाल कर सकें। उसके बाद जब वो अपने शरीर का ध्यान रख पाएँ, अपने कपड़ों का, अपने खाने पीने का ध्यान रख पाएँ, उसके बाद जब घर से बाहर निकलें तो समाज में लोगों से कैसे मिलें जुलें, समाज में उनका बिहेवियर एक्सेप्टेबल हो, इस चीज़ पे हमारा जोर रहता है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हमें बीइंग अ मदर, मुझे वो चीज़ मेरे बच्चे की नॉर्मल लगती होगी, लेकिन समाज में वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे किसी ऐसे अनुभव हुए हैं हमारे कि कुछ लड़के, हमें तो बच्चे लगते हैं लेकिन दे आर ग्रोन अप बॉयज़, उन्होंने एक ऑब्जेक्शनेबल तरीके से किसी लड़की से बात करी, जो कि उसको समझ में नहीं आया कि मैंने कुछ गलत किया, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो हम इस चीज़ का पर बहुत ध्यान रखते हैं कि वो समाज के जो मान्य तौर तरीके एक मापदंड लोगों ने जो बना रखा है, उनके अनुसार व्यवहार करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना उनकी स्वीकृति समाज में संभव नहीं है। इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जब ये बच्चे समाज में निकलते हैं ना, तो लोगों के 2-3 व्यवहार होते हैं उनके प्रति। अगर वो जान गए कि ये बच्चे सामान्य से अलग हैं, तब ये इस तरह की प्रतिक्रिया लोग उनके लिए देते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा उसके लिए दया भाव रखते हैं। तो ये बच्चे अच्छा नहीं महसूस करते बिल्कुल कि ये दया इतना मतलब बिल्कुल दयनीय स्थिति में ये अपने आप को नहीं देखना चाहते कि। और दूसरी चीज़ मैं देखती हूँ,
अतिरिक्त रूप में उनके सहायता करना। जैसे ये किसी सहारे चल रहे हैं या व्हील चेयर पे हैं तो लोग उनके व्हील चेयर में हाथ लगा के उनको चलाने लगते हैं। और कभी कभी लोग उपेक्षा भी करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते कि अच्छा ये है, चलो मेरा काम पहले जब मैं पहले निकल जाऊं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो ये बच्चे भी महसूस करते हैं कि अच्छा नहीं है जी। तो मैं जो समझती हूँ आपकी बात से और दोनों बातों को मिलाकर कि जो इन बच्चों को चाहिए वो सामने से नहीं मिल पाता, और जो ये बच्चे कर रहे हैं वो सामने वाले उस चीज़ को नहीं समझ पाते। ये गैप है ना? जी, ये बिल्कुल गैप है। और ये इसमें हमारे कुछ सोशोलॉजिकल कमियां रह गई हैं कि हमें पता ही नहीं है कि इन लोगों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, कई बार इनसे छोटे बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। अगर 20-22 साल का लड़का या लड़की है मगर उसकी समझ थोड़ी कम है तो उससे छोटे बच्चे जैसे बिहेव करते हैं, वो भी इनको बहुत ज़्यादा इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स ला देती है। हम छोटे नहीं हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम बच्चे थोड़ी हैं, तो इनके साथ लोग बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, जो आपने बताया कि हमारी भावना उनको कुछ देने की, दान करने की रहती है कि ये तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि हम ऊपर हैं, हम देने की स्थिति में हैं और ये नीचे हैं, ये लेने वाले हैं। तो हमने उन्हें अपने समान दर्जा नहीं दिया। ये अवचेतन में हुआ, चाहे हमने सोचा नहीं है ऐसे बारे में, लेकिन यही होता है कि समाज में इनको नीचा ही देखा जाता है। सहायता की ज़रूरत है, इनको दान की ज़रूरत है, ये इसी नज़रिए से देखा जाता है। ये हमेशा लेने वाले उसमें रहते हैं। हमने इनको समाज के प्रति योगदान करने के लायक समझा नहीं है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। हर व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत तो योगदान कर ही सकता है, और कुछ नहीं तो अपने परिवार के लिए योगदान कर सकता है। नज़रिया हमारा ऐसा है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि इसको हम क्या दें। जब हम बहुत अच्छे लोग होते हैं तो जो बहुत भले और दिल के दयालु लोग हैं, वो ये सोचते हैं हम इसके लिए क्या करें, हम इसको क्या दें, हम इसकी कैसे सहायता कर सकते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि इस व्यक्ति को हम ऐसा क्या सिखाएं, इसकी हम किस खूबी को आगे बढ़ाएं, चाहे वो खेल है, चाहे कला है, चाहे कोई भी और उसका ज्ञान है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं कि ये समाज के लिए, परिवार के लिए और खुद अपने लिए उपयोगी साबित हो सके। यानी आप उनमें कुछ पॉजिटिविटी देखती हैं कि ये चीज़ है इनमें, और उसको अगर हम निखारें तो ये बच्चे भी समाज के लिए उपयोगी बन सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन बच्चों में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही अनुपयोगी है। इन लोगों को हमें जैसे हमारे पास बच्चे हैं, उन जब आते हैं तो हमें उनके माता पिता बताते हैं कि ये काम नहीं करता, ये कपड़े नहीं पहनता अपने आप, ये चिल्लाता है, ये कुछ उसकी ढेरों खामियां गिराते हैं। मैं उनसे कहती हूँ एक अच्छा ही बताइए, कोई एक तो काम ऐसा होगा जो ये ठीक ठाक कर लेता होगा। नहीं बता पाते क्या? वो उनका फोकस ही नहीं है, उस तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उनका ध्यान इसी बात पे रहता है कि इस बच्चे के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, कितना परिवार का रिसोर्स, कि इसको इतना समय देना पड़ता है, इसके साथ इतनी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए जद्दोजहद बहुत ज़्यादा है, आसान काम नहीं है। तो उसमें ही माता पिता दिल कितना भी अच्छा हो कि बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चे से, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं दिखती हैं, क्योंकि वो वास्तव में ओवरवेलमिंग है। तो उस परिस्थिति में मैं उनसे सिर्फ ये कहती हूँ कि आप एक अच्छा ही बताइए मुझे। ये सारी चीज़ें मैंने नोट कर ली हैं जो कि बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, मेडिकल इश्यूज़ हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन कोई तो अच्छा काम करता होगा। तो अगर वो उनको नहीं मिलता तो हमें तो मिल ही जाता है। नहीं, आपको मिल जाता है। मैं देख रही हूँ आपने क्या क्या अच्छाइयाँ निकाली हैं। ये पेंटिंग, जी बिल्कुल, ये वही बच्चे कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये आई थिंक टी कोस्टर रखने के हैं या नैपकिन्स रख सकते हैं। ये भी होल्डर है कुछ नैपकिन्स रखने के। ये जो आपने पहले थाली दिखाई, ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, पहले इसको सिरेमिक से इसको उभार लाने के लिए ये एम्बॉज किया गया है। उसके बाद तो ये हैंड फंक्शन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन और रंगों का चुनाव, ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं कर सकूं और वो ना कर सकें।
ठीक है कि वो सारे काम तो आप और हम भी नहीं कर सकते। ये एक पूजा थाली है जिसमें पिछवाई पेंटिंग बनाई गई है। बहुत सुंदर है। अच्छा, ये मुझे बताइए, इसमें बच्चे का नाम क्यों नहीं है? इसमें किसी एक व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है ये काम। अच्छा, एक बच्चा जी इसमें नहीं? जी हाँ, ये सब ने मिलके बनाया है, एक सम्मिलित प्रयास से रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति की योग्यता अलग है। जैसे इसका एक बेस, जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसका जो बेस है, इसके नीचे पहले सफेद कोट हुआ था। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका कि हैंड फंक्शन थोड़ा सा हैम्पर्ड है, वो बारीक, जिसकी ये पिंसर ग्रास्प नहीं है, वो इस तरह से ब्रश को पकड़ सकता है या ऐसे पकड़ सकता है। उसके लिए मोटा काम करना संभव है, तो वो एक मोटे ब्रश से इसके ऊपर पूरा कोट पेंट करता है। एक प्लेन करता है। सफेद, पहले सफेद रंग होता है, उसके बाद जो भी रंग हम चुनते हैं वो होता है। सीधा करके दिखाइए। हाँ, ये उल्टा है? नहीं, हाँ, ये उल्टा है। सॉरी, हाँ। ये इस तरह से देखिए। अच्छा, इसमें पक्षी बने हैं, पेड़ है, एक कोई पशु है, हिरण है। जी हाँ, ये एक मधुबनी डिजाइन है। तो एक तो वो व्यक्ति जो कि बेस कोट कर सकता है, वो इस डिजाइन का बारीक काम करने में उसे थोड़ी सी मुश्किल है। तो बारीक इसके ऊपर फिर जो ये डिजाइन है, ये ट्रेस किया जाता है। वो दूसरा बच्चा करता है, क्योंकि उसके लिए बारीक पकड़ होनी बहुत जरूरी है। और तो वो ट्रेस करता है। फिर एक और जो व्यक्ति है, वो इस तरह की कलर को फिलिंग कर सकता है, मोटे कलर्स कर सकता है, जैसे तना में है या पशु के पूरे शरीर पर है। हाँ। वो एक व्यक्ति कर सकता है। और फिर एक व्यक्ति जो कि पिछले हमारे 7-8 साल से ट्रेनिंग कर रहा है हमारे साथ, वो ये बारीक लाइन है, ये इसमें आउटलाइन है या शेडिंग है, जो पक्षी की चोंच है, जो बारीक काम आपको नजर आ रहा है। ये 0 नंबर से भी कम का पतला ब्रश होता है, जिससे करते हैं। कुछ लोग पेन से, कई काम हम पेन से भी करने लग गए हैं अब, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए वो ब्रश चलाना संभव नहीं होता है, लेकिन कई हमारे चला रहे हैं। तो अलग अलग योग्यता हर एक के पास है, और हर एक के लिए इस दुनिया में काम है। जैसा कि मैंने आपको इस ट्रे के उदाहरण से ही बताया है कि हर व्यक्ति, अब आप ये जो पिंक लाइन दिख रही है, ये इतना आसान नहीं है करना। तो ये करने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए, बहुत ट्रेनिंग चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। तो ये करने के लिए एक अलग व्यक्ति है। तो हमारी 6-7 जनों की जो एक टीम है, वो एक प्रोडक्ट बनाने में लगी होती है। 6-7 जनों की टीम मतलब 6-7 बच्चे? 6-7 बच्चे, ऑफ कोर्स। वो लोग सब न्यूरो डाइवर्स पर्सन्स हैं, यानी उनका जो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर है दिमाग का, वो हमारे से डिफरेंट है, अलग है, लेकिन काम उनका बहुत सुंदर है। ये उन्हीं का काम है जिनके माता पिता कहते हैं कि मेरे बच्चे में कोई अच्छी बात नहीं है। वो उनको नजर नहीं आई, अच्छी बात तो थी, पर उनको उस वक्त तक नजर नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उजागर हुई है। और हर बच्चे में कोई ना कोई अच्छी कुछ और भी चीजें मुझे दिख रही हैं इसमें। ये देखें आप, ये बहुत सुंदर पेंटिंग है और बहुत बारीकी है इसमें। ये काम ब्रश से नहीं, पेन से किया है इसमें। अच्छा जी, इसमें बहुत छोटे छोटे बारीक इसमें इस तरह से पेन से मूव दिए हुए हैं जी। और कमल का फूल है हाथ में। ये सिंहारूढ़ देवी सिंह पर आरूढ़ है। अच्छा, बहुत ही सुंदर। इसमें शायद हनुमान जी है वो। जी हाँ, ये हनुमान जी और गणेश जी। हाँ जी हाँ, ये गणेश जी हैं। अब आप इन दोनों के काम में अंतर भी देख सकती हैं। अच्छा, ये अलग अलग कैपेसिटी वाले बच्चों का काम अलग है। अलग बच्चों का काम है। तो कुछ जो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बारीक काम है वो ही सुंदर है। सुंदर तो एस्थेटिक्स जो है, और इसमें पता चल रहा है कि क्या बनाया है। जी बिल्कुल। आजकल तो गणेश जी के साथ बहुत सारी इसमें प्रयोग होते हैं। एक गणेश जी ये भी हैं। वाह, बहुत अच्छा। इनके सूट पे कमल अंकित है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। तो ये इन बच्चों को सिखाने के लिए कोई आर्टिस्ट आते हैं या आप लोग सिखाते हैं? हम लोग, हमारी टीम है मेंटर्स की। और अमृता जी, हमारा जो सेटअप है उसमें ऊपर, जैसा कि मैंने बताया कि कोई ऊपर है और कोई नीचे है, वो सिस्टम नहीं, हम सब साथ काम कर रहे हैं। इट इज़ एन इंक्लूसिव वर्क प्लेस।
टीचर तब तक है जब तक वो सिखा रहे हैं, 4-5 साल बाद जब वो लोग तैयार हो जाते हैं, वो खुद भी आर्टिस्ट हैं, हम भी हैं, तो जहाँ हम हैं वहाँ वो हैं। अच्छा, हम सब एक साथ हैं। मैं आपको कुछ सरप्राइज दूंगी, मेरे पास भी है। अरे वाह! ये मैंने 5-6 साल पहले लिया था जी बिल्कुल। और इसमें बच्चों ने मेरा नाम लिख के मुझे दिया था जी। कितना सुंदर है, और इसमें हाथी बना है, बहुत प्यारा हाथी है। इसके अलावा बाहर तितलियां हैं, और मुझे लग रहा है ये रिसाइकल्ड पेपर है। जी बिल्कुल, है ना जी। तो अब ये लेकिन पन्ने खाली हैं, 6-7 साल हो गए, लेकिन मुझे लगता है मैं इसमें कुछ लिखूंगी और इसकी ब्यूटी खराब हो जाएगी, तो डर के मारे मैंने कभी इसमें कुछ लिखा नहीं। इसको मैं अपने साथ रखती हूँ, बस मुझे देखकर अच्छा लगता है। आपको इससे भी ज्यादा खूबसूरत डायरी बताएंगे मैम आप और ये मेरे साथ, मेरे पास ये रिंग है, की रिंग, ये ब्लू पॉटरी का है। और मैं इसकी बहुत मजेदार बात बताऊं, मेरे पास जब मैंने इसको बल्क में लिया था, आपको शायद पता नहीं जी, है। मुझे ध्यान है आपने गिफ्ट किया था अपने क्लासमेट्स को एक... नहीं, लेकिन जो बात मैं बताऊंगी वो शायद आपको पता नहीं है। हाँ हाँ। बच्चों से मैंने बात की, गौरांगी था जी, तो डिलीवरी हो गई सामान की। अब मैं इनका स्किल बता रही हूँ कि कितने शार्प है ये। मैंने कहा पेमेंट कैसे करना है, बोला आप बैंक से ट्रांसफर कर दीजिए। तो ठीक है, बहुत देर, 2-3-4-5 घंटे बीत गए, शायद हमारे यहाँ नहीं हो पाया होगा। उसका एक मेल आता है जी कि जैसे ही आपका ट्रांसफर हो जाएगा ना पैसा, अमाउंट, तो हम आपको बिल मेल कर देंगे। मुझे इतना अच्छा लगा, इतने प्रोफेशनल बच्चे हैं और ऑनलाइन काम करना जानते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन जानते हैं। तब सामान और पेंटिंग देख के एक अलग भाव था, लेकिन बच्चे यहाँ तक करते हैं। तो आपने बच्चों को इस लेवल तक खड़ा किया है कि ये प्रोडक्ट बनाएं, सेल करें, कलेक्शन करें, लोगों से बात करें, और आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड है कि नहीं ये भी जानें। जी ये कैसे सिखाया, ये क्रम कैसे बना? मैम ये सब मैंने बताया ऑर्गेनिकली हो रहा है। हम लोग उनको कॉपी पेंसिल लेकर पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं। जैसे देखिए, जब ये प्रोडक्ट बनके तैयार होता है, उसकी पैकेजिंग होती है, वो लोग करते हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई इस तरह प्रोडक्ट डैमेज ना हो जाए, क्योंकि ये जो पेंटिंग्स हैं, ये पेंटिंग्स अभी फ्रेम्ड नहीं है। जब फ्रेम हो जाती है, इन पे कांच लगता है, तो वो कांच टूटना नहीं चाहिए ट्रांजिट में, तो वो काम सीखते हैं। उसके बाद ये पेंटिंग हमें कोरियर करनी होती है। मैं एक पेंटिंग का उदाहरण ले रही हूँ, जैसे राखियां हैं, हम राखियां भी भेजते हैं और सारे प्रोडक्ट्स हम भेजते हैं। दिवाली के भी प्रोडक्ट्स जी हाँ, दिवाली बनाते हैं, बिल्कुल, दिए वगैरह, बिल्कुल, जी कैंडल्स। हाँ, जी हाँ, वो सब हम डाक से भेजते हैं। तो ये जो बच्चे हैं, बच्चे नहीं कहना चाहिए, दे आर ऑल एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स, वो लोग इसको लेकर पोस्ट ऑफिस जाते हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही जाते हैं। आपने कोई हेल्पर नहीं रखा इनके लिए? जी नहीं, शुरू में हम लोग इनके साथ रहते हैं, लेकिन इवेंचुअली हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इन्हें पानी में छोड़ दें, तैरना सीख जाते हैं। और फॉर्चुनेटली फॉर अस, लोग बाग मददगार हैं। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि हमने इन्हें छोड़ा ही नहीं, हमने बहुत प्रोटेक्शन में रखने की कोशिश की। तो ये लोग जाते हैं, अपनी, कुछ लोग टू व्हीलर स्कूटर चलाते हैं, कुछ साइकिल चलाते हैं, और वो लेकर पोस्ट ऑफिस जाते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में कोरियर करने का जितना भी प्रोसीजर है, उसको ये लोग फॉलो करते हैं। फॉर्म भरा जाता है, हालांकि उस फॉर्म को भरने का तरीका कई महीनों तक उनको हम सिखा चुके हैं। हाँ। लेकिन इट इज आई मीन वर्थ, जो सारी लेबर है, इट इज वर्थ डूइंग। हमारा उसका नतीजा बहुत खुशनुमा है, बहुत अच्छा है। तो जब वो लोग वहां पहुंचते हैं, फॉर्म भरते हैं, तुलवाते हैं उसको, तो तोला कैसे जाता है ये भी सीख के गए हुए हैं वो। तो जब तोलते हैं, उसके बाद जमा कराते हैं, कितने पैसे दिए, कितने उन्हें वापस लेने हैं, ये भी करते हैं। यूपीआई से भी पेमेंट करते हैं, और उसके बाद वो जाता है। और उसके बाद उन्हें ये फॉलो करना होता है कि उनका पार्सल पहुंचा कि नहीं, कहाँ तक पहुंचा, डिलीवर कब होगा। जी हाँ, जी हाँ, उनको ट्रैकिंग करना सिखाया हुआ है, तो वो लोग ट्रैक करते हैं। देखिए, जब ऑनलाइन यूट्यूब पे गाने सुन सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, तो ये सब क्यों नहीं कर सकते? तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन कर लेते हैं। तो ये ट्रैक कर लेते हैं। उसके बाद जब वो
उसके डेस्टिनेशन पर डिलीवर हो जाता है तो उन्हें ये सुनने में बड़ी खुशी होती है कि तुमने बहुत अच्छी चीजें बनाई। इसलिए फोन करके पूछते भी हैं। ये मैं देखती हूँ, फीडबैक हाँ, देना नहीं भूलते। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा, हाँ, पसंद आया, कलर जी। पसंद था, डिजाइन अच्छी थी, वाह। मैंने कहा ऐसा तो क्लाइंट के लिए सर्विस मैंने पहली बार देखी है। जी, तो ये दोनों तरफ से फायदा है कि क्लाइंट को भी फीडबैक देने का अवसर मिलता है और उन्हें अपनी तारीफ सुनने में भी बड़ा बहुत मजा मजा आता आता है सच में। लेकिन इस मजे के पीछे आपने बच्चे को कितने लेवल की चीजें सिखाई यहाँ तक पहुँचने का? क्या आपका टीचिंग स्टाइल क्या है? स्पेशल एजुकेशन कैसे देते हैं? देखिए, ये जो टीचिंग स्टाइल है ना, ये एक माँ का स्टाइल है। तभी आप माँ हैं। हाँ, तो ये मतलब बच्चे को बस सिखा दिया। हमारी माँ ने हमें खाना बनाना कैसे सिखाया, क्लास थोड़ी ज्वाइन करवाई थी, सीख गए, बहुत बढ़िया खाना बना लेते हैं। लाइकवाइज हम इन लोगों को काम करवा रहे हैं। तराजू है वहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल्स हैं उस पे रख के तोल रहे हैं, अच्छा, नोट ये कर आप रहे हैं। वहाँ पे अपने यहाँ सिखाते हैं? पहले हमारे यहाँ होता है ये अच्छा। सारा काम सिमुलेट किया जाता है। तो किताबों में पढ़ाना, कॉपी में ये कम है आपका, ये और कम है, जी प्रैक्टिकल चीज ज्यादा है? बिल्कुल, किताबों अच्छा। कॉपियों में तो पढ़ाना मतलब बहुत ही कम है। वो लोग अपना एड्रेस लिखें, कुछ बेसिक चीजें जो कि लिखी जानी नाम चाहिए, लिखना है, नाम लिखें, फोन ये सब नंबर है, ये हाँ, सारी जैसे फॉर्म भरना तो सिखाना ही पड़ता है कि वहां जा ये सारी चीजें सीखते हैं। और लेकिन हर बच्चा हमारा इतना लिख पढ़ नहीं पाता है, उनकी एबिलिटीज दूसरी हैं। तो लेकिन कंप्यूटर की बहुत मदद रहती है, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर पे वो लोग ज़्यादा बेहतर काम कर लेते हैं हाथ से लिखने की बजाय। तो जो भी काम हमें करवाना होता है, चाहे बैंकिंग से संबंधित हो, चाहे नॉर्मल दुकान पे डेयरी पर जाकर दूध लेकर आना हो, ये सारे काम हमारे हैंड्स ऑन सिखाए जाते तो हैं। ये कैलकुलेशन, ये मैथमेटिक्स किस तरह सिखाती हैं? ये हमारे बकायदा ये जो सामान है वो अपने आपस में खरीद फरोख्त होती है कि भाई ये कितने की पेंटिंग है, इतने की है, लो हमने तुम्हें 500 रुपए दिए, अब हमें कितने पैसे वापस अच्छा, करोगे। इस तरह ये से, इस तरह आपस से में। आपस में होता है। और फिर उसके बाद एग्जीबिशंस होती हैं और लोग बाग आते भी हैं, तो दे हैंडल इट ऑन देयर ओन। और एक मैं आपको बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ, हमारे यहाँ ज्वेलरी मैं अभी ला नहीं पाई हूँ, आप हमारी वेबसाइट पे देखिएगा, ज्वेलरी बहुत अच्छी बनाते हैं बच्चे। आपकी वेबसाइट का क्या नाम है? ahanfoundation.com, बहुत आसान है, AHAN, आहान की ये स्पेलिंग है। मैं आपको लिंक भेजती हूँ। तो उसमें हमारे एक महेश हैं, बहुत बढ़िया ज्वेलरी बनाते हैं। तो एक एग्जीबिशन में हम गए तो एक लेडी आई, उन्होंने वो एक अपना ईयरिंग देख रही थी, उन्हें पसंद आ रहा था, बोली पर ये मेरी इस ड्रेस से मैं चाह रही थी मैच करता है, ये कर नहीं रहा है। महेश ने उसी समय जो ब्लू पॉटरी के बॉल्स हैं और सामान है, इमीडिएटली उसने निकाला, मैच कराया उनकी ड्रेस से और 15 मिनट में ईयरिंग बना के उनको दे दिया, विदाउट एनी प्रॉम्प्ट। हमने नहीं कहा था उनको कि इनके लिए हम उनसे कहते ठीक है मैम आपके लिए हम बनवा देंगे। ही डिड इट राइट देयर। क्या बोला, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो तो बहुत मतलब ओवरवेलमिंग थी, वो तो एकदम बोली कि कमाल कर दिया। इतनी फास्ट बिल्कुल सर्विस। बिल्कुल, वो उसके दिमाग में यही आया कि इनको अपने मैचिंग का चाहिए और इनको हम कैसे डिसअपॉइंट कर सकते हैं, तो उन्होंने हाथों हाथ बना कर दे दिया। तो दिस इज समथिंग विच मेक्स मी सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन कि कितना उन लोगों ने सोचा, ये सोच पाए, वो सोच पाए, बिल्कुल। हाँ, हो सकता है कि वो इतना बढ़िया फिनिश्ड नहीं बना हो, या आई एम नॉट श्योर, उन्होंने, क्योंकि मैंने तो ध्यान से देखा भी नहीं, वो तो लेके चली गई। तो लेकिन मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि उसको ये लगा कि इन्हें ऐसा चाहिए, तो मैं क्यों ना अभी के अभी बना के दे दूं इनको। नहीं, लेके गई, इसका मतलब उन्हें हाँ, सेटिस्फाई कर रहा बिल्कुल, था। वो बड़ी खुश हुई, बहुत ही खुश हुई वो। और बाद में उन्होंने मुझे फोटो भी भेजी पहन के, बोले देखिए ये मेरा बहुत ही वैल्यूड, बहुत ही प्रेशियस पोजेशन है। ये मेरा बहुत सबसे महंगा जेवर है। वाह। आपके बच्चे सिर्फ जेवर नहीं बनाते, या पेंटिंग, मैं देखती हूँ गार्डनिंग भी करते हैं। जी, बिल्कुल। ये कहाँ सिखाया? आप बाहर कहीं गार्डन में ले जाते हैं, नर्सरी में? नहीं, ये हमारा रूफटॉप गार्डन है, आपके फाउंडेशन के ही वहाँ बिल्कुल, पर? बिल्कुल, हमने वहाँ पे बेड्स लगाए हुए हैं छत पे, जहाँ पे हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं। तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग अपने आप में एक स्किल है, जो कि उन लोगों के लिए एक वोकेशनल स्किल भी है,
लेकिन इसके अलावा ये एक थेरेपी है। ADHD, ऑटिज्म और जो अलग अलग तरह के कंडीशंस हैं उनमें गार्डनिंग बहुत, हॉर्टिकल्चर, पेड़ पौधों को छूना, मिट्टी को छूना, पेड़ बीज लगाना, उसको उगते हुए देखना, बढ़ते हुए देखना, उसकी रक्षा करना, फिर फल आना, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत ही तसल्ली देती हैं, उनमें एक ठहराव लाती हैं, उनके हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं। तो जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से हमें मिल जाती हैं, हमें दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं जिन्हें कि हाइपर एक्टिविटी के कारण दवाइयाँ जिनकी चल रही होती हैं वो ग्रेजुअली कम हो जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं। क्या आपको लगता है कि इनको दवाइयों पे रखा जाना चाहिए? क्योंकि ये उनके लिए, मुझे लगता है जितना मैंने देखा है, एक सामान्य सी बात है कि उनको ईश्वर ने ऐसे ही बनाया है। जी, देखिए कुछ कंडीशंस हैं जिनकी कि कोई इलाज होता ही नहीं है, क्योंकि ये बीमारियां ही नहीं है, ये एक कंडीशन है। जिस तरह से कि आपकी और मेरी आँख का रंग है, ये है, किसी का भूरा होता है, किसी का काला होता है, नीला होता है, लाइक उसी तरह से ऑटिज्म एक कंडीशन है, सेरेब्रल पॉल्सी एक कंडीशन है जो कि लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। ये ठीक नहीं हो सकती, ये ठीक नहीं हो सकती, बदल नहीं सकती रादर, मतलब क्योंकि अभी इसके तक साथ ही रहना है, हमें हमारा जीवन इसी के साथ जीना है। तो एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के लिए। इनकी दवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन कई थेरेपीज़ होती हैं, जैसे जो ऑर्थोपेडिकल समस्याएं हैं उनके लिए फिजियोथेरेपी बहुत काम आती है। ऑटिज्म के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, इन सब की आवश्यकता तो पड़ती है। और दवाइयों की कई, अब जैसे मान लीजिए मुझे बुखार आता है, वैसे ही किसी व्यक्ति को जिसको ऑटिज्म है उसको भी बुखार आता है, तो उसे उसी दवाई की ज़रूरत है। ऑटिज्म ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं चाहिए, कोई दवाई नहीं है आज तक, है ना। तो वो बीमारी भी नहीं है, तो उसकी कोई दवाई भी नहीं है, वो एक अवस्था है जी। जैसे मेरी लंबाई 5 फुट 3 इंच है, तो वो मेरी लंबाई, मेरी अवस्था है। मैं कुछ एक्सरसाइजेस करके शायद उसको एक आध इंच बढ़ा लूं, लेकिन मैं 6 फुट की नहीं हो सकती, है ना। तो मैं इतनी ही रह, तो इसको स्वीकार ही करना है हमें। और इसके लिए अगर कोई, बहुत सुनने में आता है कि आप इतने लाख रुपए दे दीजिए हम ठीक कर देंगे, तो उनसे बच के रहने की बहुत ज़रूरत है। ठीक होगी तब ना जब कोई बीमारी होगी, बीमारी ही नहीं है तो ठीक कहाँ से होगी। तो अभी तक ऐसा नहीं है, और आगे की तो देखिए क्या होता है दुनिया में, उसका कुछ कह नहीं सकते। क्या इस दौरान कभी कोई चिकित्सक या विशेषज्ञ आपको ऐसे मिले जो एकदम से आपको निराश कर दें कि क्या इस बच्चे को आप इतना ट्रीटमेंट के लिए ला रहे हैं, छोड़िए ना? बिल्कुल मिले। शुरुआत ही कुछ इस तरह से हुई। पहले तो जब मैं डॉक्टर को बोलती थी कि भाई ये चल नहीं रहा है या ये नहीं कर रहा है, तो बोले कि घड़ी पैदा करिए, बच्चा पैदा किया है, बोले अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर जब पता चला कि उसे सेरेब्रल पॉल्सी है, तो मेरे बच्चे को तो शायद इतना लोगों ने नहीं कहा, क्योंकि डॉक्टर्स से जान पहचान भी थी। लेकिन अक्सर मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, जिन बड़े नामचीन जो हैं, बोलते इस बच्चे को ले जाओ घर में, सेवा करो, अब इसकी क्या क्या करोगे, कोई दवाई ववाई नहीं है इसकी, पैसे वैसे मत बर्बाद करो। कितना दुख हुआ, बहुत दुख होता है, बिल्कुल छलनी कर देते हैं। आपने उनके बात को बिल्कुल उलट के रख दिया ना, जो किया है बच्चों ने वो तो दिख रहा है ना। हाँ, नहीं मैंने बताया उनको, उन डॉक्टर साहब का मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैंने उनको बताया, बोले कि आपके बच्चे को सीपी, मैंने कहा जी हाँ मेरे बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी। फिर क्या कौन देखभाल करता है उसकी, मैंने कहा मैं नहीं, वो मेरी देखभाल करता है। बोले क्या कह रहे हो आप, मैंने कहा कि अभी गाड़ी चला के वही लाया, मुझे नहीं चलानी आती, उसे आती है, वो मुझे यहाँ लेकर आया है इस मीटिंग के लिए। अच्छा, बोले अच्छा मिलवाना फिर मुझे उससे। फिर मैंने उनको मिलवाया। मैंने कहा कि अब आप कृपया इस बात पे ध्यान दीजिए कि ये मेरा बच्चा, इसने पढ़ाई करी है, ये हर तरह से काबिल है, और इस तरह के बहुत से बच्चे हैं जिनको कि जिनके पेरेंट्स को शुरू में ही इतना ज़्यादा मानसिक रूप से दबा दिया जाता है, उनको इतना डरा दिया जाता है कि वो खुद का जीवन उनका मुहाल हो जाता है, और बच्चे को तो वो आगे बढ़ा ही नहीं पाते। वो ये सोचते हैं बस इसके खाने पीने का किसी तरह वो बच्चे के अंदर झांक नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल, वो बच्चा उनके लिए एक जिम्मेदारी होता है।
कि हमें अब इसके हमारे बाद इसके खाने पीने का इंतज़ाम करना है, इसके रहने का इंतज़ाम करना है, उनका सारा का सारा फोकस इसी चीज़ के ऊपर रहता है। वो जबकि जो दूसरा बच्चे हमारे होते हैं, साधारण बच्चे होते हैं, उनके लिए हम ये सोचते हैं कि हमें इसकी पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना है, इसके ब्याह शादी के लिए जमा करना है, इसके लिए हमें मकान बनवाना है, या जो भी कुछ हर माता पिता अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचता है, तो वो उनकी तरक्की के बारे में सोचते हैं, एक उनकी उड़ान के बारे में सोचते हैं, उनके वैल्यू एडिशन के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हमारे हम सभी के कुछ वैल्यूड रोल्स होते हैं, और उन्हीं की वजह से हमें समाज में या परिवार में इज्जत मिलती है। जिस तरह से कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा है या उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी है, उस हिसाब से उसे सैलरी मिलती है। उसी तरह से समाज में हम कितनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। जैसे मेरे घर की मेरी गृहस्थी की जिम्मेदारी मुझ पर है, गृह स्वामिनी हूँ, तो मेरे बच्चों को खिलाना पिलाना, उनको वो कहाँ पढ़ेंगे, कैसे रहेंगे, या मेरे घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करना और परिवार को चलाना, ये सारे काम मेरे हैं। बहुत बड़ा काम है, तो मेरी बड़ी इज्जत है। हम गृह लक्ष्मी कहते हैं। और वही जब मैं बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाऊंगी, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, तो मैं ये अगली पीढ़ी आके ये सारा काम संभालेगी, रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो मेरी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। फिर लोग बाग सिर्फ इसीलिए आके मुझसे मिलेंगे कि भाई हम आशीर्वाद ले लें। हाँ। है ना, मतलब मेरा व्यावहारिक बात यही है। बिल्कुल। तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब हम समाज को जितना दे पाते हैं, जिसका रोल जितना वैल्यूड होगा, वो समाज को या परिवार को उतना ही दे रहा है। इन बच्चों के साथ इन्हें इस बात का अवसर ही नहीं दिया जाता कि ये समाज को कुछ वैल्यू दे सकें। और जब ये वैल्यू नहीं दे सकते हैं तो ये एक बहुत रूथलेस सच्चाई है कि अगर आपने कुछ समाज को वैल्यू नहीं दी तो आपको भी उसके बदले में नहीं मिलेगी, दया ही मिलेगी, बेचारगी ही मिलेगी। तो और बच्चे जो होते हैं, जैसा मैंने कहा कि एक ट्रेजेक्ट्री होती है कि वो अभी वो बच्चे हैं, उस बच्चे को हम संभाल रहे हैं आज, लेकिन वो जब 20-25 साल का हो जाएगा तो वो हमें संभालेगा। इन बच्चों के साथ हम ये मान के चलते हैं कि हमें ही इनको संभालना है सारी जिंदगी, और हमारे बाद इनके भाई बहन संभालेंगे या कुछ हम इंतजाम करेंगे। उस सोच से हम हट नहीं पाते। वो हमारे दिमाग को बिल्कुल दबा के, ब्लैंकेट की तरह से हमारे दिमाग के ऊपर छाया हुआ है। मेरी ये कोशिश है कि हम इन लोगों को समाज के वैल्यूड रोल्स के लिए तैयार करें, ये अपने परिवार के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें, समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें। तो हमें इन्हें इज्जत दिलवाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, इनको अपने आप मिलेगी, क्योंकि ये उसे डिजर्व करेंगे। और यूं अगर हम कहें देखो ये बच्चा है, चलो जाओ उससे बात करो, उसके साथ खेलो, तो दूसरे बच्चे थोड़ी सी देर जाएंगे कि हाँ ठीक है, मम्मी ने कहा है तो मिल लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने रास्ते चले जाएंगे। दे विल नॉट मिंगल फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों की जो कि स्पेशल नीड्स हैं, जिनकी हैं, उनको समाज के लिए हम किसी न किसी तरह उपयोगी बनाएं। और ये संभव है, अधिकतर बच्चों के लिए ये संभव है। मैं मानती हूँ कि ऐसे कई फिर भी बच्चे रह जाएंगे जिनको कि वास्तव में सिर्फ सेवा की ही आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नंबर बहुत है जिनको कि हम उपयोगी काम सिखा सकते हैं, who can be an asset to the society। सिर्फ इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें इस लायक ही नहीं समझा कि वो आगे बढ़ेंगे। कुछ उदाहरण आप दीजिए, जो बच्चे आपके यहाँ से निकले उन्होंने कोई जॉब की या स्पोर्ट्स में कुछ कर पाए हों, ऐसा कुछ? देखिए, स्पोर्ट्स ने तो मिरेकल कर दिया है हमारे बच्चों की जिंदगी में। जो बच्चे स्पोर्ट्स में आए, पहली बात तो जैसे मैंने आपको कहा थेरेपी, ये जो तो स्पोर्ट्स भी अपने आप में एक थेरेपी है। जब वो दौड़ते भागते हैं और वो खेलते हैं तो उनके शरीर का अलाइनमेंट इम्प्रूव होता है, और जब शरीर की फिटनेस बढ़िया होती है तो वो दिमाग पर भी असर डालती है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि पैरा स्पोर्ट्स, पैरालंपिक
आजकल इतना ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि बच्चे देश विदेश में जा रहे हैं, खेल रहे हैं और अपना नाम कर रहे हैं। आहान फाउंडेशन के बच्चे गए कभी? जी बिल्कुल, मुझे बहुत गर्व है कि हमारे फाउंडेशन के बच्चे गए, उन लोगों को मेडल्स मिले, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया, उनको सरकारी नौकरियां मिली इस बात पर, इस बिना पर कि उन्हें गोल्ड मेडल्स नेशनल लेवल पे मिले हैं, या बाहर जाकर जी बिल्कुल, बाहर जाकर पार्टिसिपेशन किया। इसके अलावा जब मेडल्स मिलते हैं तो नौकरी तो कुछ लोगों को ही मिल पाती है जो कैपेबल है उसको, हाँ, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन भी जरूरी है ना उसके लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी जरूरी है। लेकिन हर मेडल के साथ किसी मेडल पे 50,000, 80,000, 1 लाख इस तरह का इनाम की राशि भी मिलती है, सरकार की तरफ से दी जाती है। और खुद मेरा बेटा वो नेशनल राजस्थान की फुटबॉल टीम का, सेरेब्रल पॉल्सी टीम का कैप्टन है। अभी खेलो इंडिया में उनकी टीम नेशनल लेवल पे मेडल लेकर आई है और अब वो लोग विदेश भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि विजुअली चैलेंज्ड हैं, हमारे साथ रहे। उसका शुरू से सपना था स्पोर्ट्स में आने का, फुटबॉल का, या कुछ, या आपने इसको एक्सप्लोर किया, क्या है? उसने हमें बताया, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं पता था मुझे तो सेरेब्रल पॉल्सी। बच्चे तो क्रिकेट बचपन में खेलते हैं, चाहे कोई जी, तो उसी ने मुझे बताया। बचपन में वो क्रिकेट खेलता था, हमारे घर की एक लंबी सी गैलरी है जिसमें घर का बहुत सामान तोड़ता था, पर ठीक है, खेलता था। कुछ समय बाद हमारे हम चाहते थे कि उसे ट्रेनिंग दिलवाएं कहीं, शौक ही आई, हमने ये सोचा नहीं था कि ये कोई इतना बड़ा कमाल कर जाएगा खेल में, क्योंकि जो बच्चा चल ही नहीं सक रहा नॉर्मली, हम कैसे सोचें कि वो दौड़ेगा, रन बनाएगा, फील्डिंग करेगा। तो ये सब हमने नहीं सोचा था। तो ये हमारी कमजोरी थी कि हमारी सोच ही नहीं थी वहां तक। ये हमने अपना दायरा बना लिया था, ये सीमा सीमित कर लिया था हमने अपनी सोच को। तो उसने एक दिन मुझसे कहा, जब हम विनोद माथुर जी हैं, रणजी प्लेयर रहे हैं और वो बहुत अच्छे कोच हैं राजस्थान में, जयपुर में काफ़ी माने हुए कोच हैं वो। तो उन्होंने उसे अपना शागिर्द बनाना स्वीकार किया और उसके बाद उसने मुझसे कहा, आपने पहले क्यों नहीं सोचा मुझे क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलाने की? ये इट हैमर्ड सो हार्ड, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? इस बात का जवाब ही नहीं था मेरे पास कि मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। कितना सिंपल सा एक सेंटेंस है कि क्यों नहीं सोचा। सोचने के लिए सब यही आके हम अपने आप को रोक लेते हैं कि हमने सोचा ही नहीं। और जब फिर उसने खेलना शुरू किया तो क्रिकेट में तो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन वो फुटबॉल में, जेवलिन थ्रो में और शॉट पुट में आगे बढ़ा और इन सब में वो मेडल्स लेके आ रहा है। और न केवल गौरांग बल्कि इतने सारे बच्चे हैं, हमारे प्रतिभा जी का बेटा है अक्षत भटनागर, वो देखिए वो भी इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, सरकारी नौकरी ली है उसने अपने बूते पे। और अच्छा, नॉर्मल बच्चों के जी कंपटीशन में आके, नॉर्मल बच्चों के कंपटीशन में जैसा होता है उस तरह से इम्तिहान देके वो आया है, जबकि वो ऑटिस्टिक बच्चा है और चेस खेलता है और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता है जिनमें कि वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर विदेशों में भी और पूरे देश में घूमता है। तो बस वही चैलेंज है कि आपने पहले क्यों नहीं सोचा। तो जिन्होंने सोचा वो आगे निकल गए, जिन्होंने नहीं सोचा वो वहीं पे बैठे रह गए। तो हमें भी अपना दायरे का विस्तार करना बहुत ज़रूरी है। आपने सोसाइटी को देने की बात की है अभी, मैंने सुना है आपके बच्चे ब्लड डोनेशन में भी जाते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे बच्चे, आहान फाउंडेशन एक रोटरेक्ट क्लब भी है जो कि रोटरी इंटरनेशनल का पार्ट है, और ये लोग समाज सेवा के काम बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं। ब्लड डोनेट करते हैं कच्ची बस्तियों में जहाँ पे कि छोटे बच्चों के स्कूल्स चलते हैं, रैग पिकर्स के बच्चे हैं, उनको हमारी जो आहान रसोई है वहाँ खाना बनता है, वो खाना ले जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और स्टेशनरी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी इन्हीं दिनों में परिंदे चिड़ियों के लिए वो गर्मी के मौसम में बांटे, हाँ, खुद बांध रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं और इस तरह के काम रेगुलर करते रहते हैं। सर्दियों में कंबल बांटे थे हम लोगों ने,
ये लोग अलग अलग बाल गृह में जाकर, वृद्धाश्रम में जाकर इन लोगों ने कंबल बांटे, और हमारे साथ जो वृद्ध जन हैं जिनका कि हमारे यहाँ डे केयर है, उनकी पूरी सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो हमने अब ये सोच लिया है, उन्होंने ही हमें चैलेंज किया है सोचने के लिए कि हमें इनकी देखना है कि कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते। आपने अपनी बात में दो चीजें अभी कही, एक आहान रसोई और एक डे केयर। जी, वृद्ध लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ये दो चीजें क्या हैं? देखिए, आहान रसोई एक हमारा वेंचर है जिसमें कि हमारे ही स्पेशल नीड पर्सन्स जो हैं वो खाना पकाते हैं और वृद्ध लोगों के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके डोर स्टेप पे, क्योंकि ऐसे कई वृद्धजन हैं जो कि अकेले रहते हैं, बच्चे उनके साथ में नहीं हैं, तो उन लोगों को अपनी रसोई मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आती है। और बाहर का भी नहीं खा सकते क्योंकि ओल्ड एज प्रॉब्लम है, हर चीज बिल्कुल नहीं बिल्कुल खा उनको, सकते। और डाइट भी थोड़ी सी उनकी रेस्ट्रिक्टेड है, तो कोई किसी को नमक नहीं चाहिए, किसी को चीनी, आलू, चावल नहीं चाहिए, कुछ लोगों को मिक्स्ड में वो आटा ऐसा चाहिए जिसमें कि ग्लूटेन नहीं हो। तो इस तरह की डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी होते हैं जो कि बाज़ार में आपको संभव नहीं मिल पाना। तो उनके लिए हमने ये रसोई शुरू करी है। तो यही बच्चे खाना बनाते हैं और यही डिलीवर करते हैं टिफिन उनके घर जाकर। उनके घर अच्छा, वो यहाँ नहीं आते खाना के लिए? नहीं, वो उनके लिए संभव नहीं है, वो इस उम्र में उनके लिए आना संभव नहीं है, तो वो उनके घर पे ही डिलीवर होता है। हरिओम स्कूटर पे लेके जाते हैं, चेतन साइकिल पर लेकर जाते हैं और टिफिन पहुंचाते हैं। नजदीक के इलाके में ही हम ये काम बहुत दूर तक नहीं जा बहुत दूर सकते, नहीं, अपने आसपास 2-3 किलोमीटर के अंदर। बिल्कुल, हमने पिन कोड के हिसाब से ये काम किया है, तो जो हमारा पिन कोड एरिया है उसमें हम कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा सेटिस्फाइंग चीज़ है, बच्चों को भी बड़े आशीर्वाद मिलते हैं। वो जहाँ खाना डिलीवर करने जाते हैं वो लोग उनको खूब दुआएं देते हैं और टॉफी चॉकलेट भी मिलती है उन्हें। अरे वाह, ये तो एड ऑन हो गया ना। बिल्कुल, तारीफ और चॉकलेट दोनों चीजें मिल रही हैं। जी, आपसे वो लोग वृद्धजन कभी मिलते हैं, कुछ बोलते हैं? हमारे यहाँ आहान में वृद्ध लोगों का एक डे केयर सेंटर भी अच्छा, है। जो आ सकते हैं वो जो आ वहाँ सकते हैं, आकर टाइम हाँ, स्पेयर करते हैं। जी, वो लोग दोपहर में वहाँ आते हैं और कुछ गपशप करते हैं, ताश खेलते हैं, संगीत का जैसे हम बहुत अच्छा रहता है। मैंने कहा संगीत भी जैसे आपको बताया थेरेपी है, तो उनके सारे जो दुख, विषाद, तकलीफ़ें, बीमारियां जो कि बहुत नेचुरल है इस उम्र में हो जाती हैं, वो सब भूल जाते हैं। संगीत के लिए क्या कर रखा है आपने? हाँ, हम वो कैरोके है, म्यूजिक सिस्टम है, तो अच्छा, सारा लगा दिया है, और चाय वाय का इंतजाम है, नाश्ते का इंतजाम है, टीवी है अच्छा। एक लाइब्रेरी है छोटी सी, और इंडोर गेम्स हैं, कैरम और चेस। तो इस तरह से थोड़ा बहुत अरेंजमेंट हमने किया है। लाइब्रेरी के लिए आपने बुक परचेज की? अभी तो नहीं करी क्योंकि मेरे पास काफी थी, तो उसी से अभी तो वही काफी के साथ आपने साझा कर ली। हाँ, देखिए किताबें तो जितनी पढ़ी जाए उनका उतना ही फायदा है, तो अभी तो उन्हीं से चल रहा है। बाकी हाँ, लोग बाग देने के लिए भी तैयार हैं सब लोगों। आजकल क्या है कि डिजिटलाइजेशन की वजह से किताबें कम खरीदी जाती हैं और जो है उनको भी पढ़ने वाले कम हो गए, तो किताबों की तो हमें कोई कमी नहीं है। किताबें सब लोग दे भी रहे हैं, मैगजीन्स, अखबार वगैरह हम रखते हैं वहाँ पर, तो सब लोगों का बड़ा अच्छा समय गुजरता है। जब वो आए थे तब तो सबकी कमर झुकी हुई थी और अब सब नाचने को तैयार रहते हैं तो खूब उसमें मजे होते हैं। तो वो एक इट्स सच अ हैप्पी प्लेस, बड़ा मजा आता है सबके साथ। आपने बहुत अच्छा बड़ा परिवार बना लिया, यहाँ बुजुर्ग भी हैं, हाँ, आपके जैसे लोग भी हैं, जो माता पिता हैं और बच्चे भी हैं। जी बिल्कुल, क्या बड़ा परिवार आपने बना के कैसे संभाला हुआ है? मुझे नहीं संभालना पड़ता, मैं तो आनंद ले रही हूँ क्या है कि जो हमारे बच्चे हैं आहान के, शारीरिक रूप से ठीक हैं, वो लोग बुजुर्गों की सेवा करने में सक्षम हैं, और जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को जो है उनको भी साथी चाहिए, उनको समय बिताने के लिए कुछ शगल चाहिए, तो वो वहाँ उनको मिल जाता है। और जो आहान के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी उनके अनुभव का लाभ मिलता है।
और एक जो रसोई है वो तो अपने आप में एक जॉब अपॉर्चुनिटी है आहन के स्टूडेंट्स के लिए कि वो दे गेट सैलरी, वहाँ पे जो खाना बनाने का काम कर रहे हैं उसका उनको रेम्यूनरेशन मिलता है। का जो काम है ये मुझे लग रहा है कि एक तरह से रिहेबिलिटेशन का है उनका। जी बिल्कुल, कि वो अपने पैरों पे खड़े रहें, ऐसा नहीं हो कि सोचना पड़े माता पिता को कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा, या मैं उनके लिए पैसे जुटाकर उनका अकाउंट में डालूं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़े। यही कोशिश है हमारी। और हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं। नमन है, वो अपने घर में उसने मठरी और अचार शरबत वगैरह बनाने का काम शुरू किया है। उसकी माताजी उसे गाइड करती हैं, और लेकिन मेहनत का काम सारा नमन करता है, और उसके बड़े ही स्वादिष्ट उसका सामान बनता है। तो त्योहार के हिसाब से, मौसम के हिसाब से वो चीजें बनाता है। ये चीजें आजकल ऑनलाइन लोग मंगाते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये सुविधा अच्छी हो गई है कि कोई शॉप खोल के बैठने की जरूरत नहीं है, आप घर में बनाएं और ऑनलाइन सेल करें। और वो ऑन ऑर्डर बनाता है ताकि बहुत ज्यादा मतलब इन चीजों को पुरानी भी ना हो। तो जैसे ऑर्डर होता है कि किसी को 4 किलो मठरी चाहिए, किसी को 5 किलो चाहिए, तो वो सैटरडे संडे के दिन बना लेता है और फिर वो भिजवा देता है। और अचार वगैरह तो एक साथ बनाने होते हैं, तो उसकी चटनियाँ अचार वगैरह बहुत ही बढ़िया है, सब लोग बहुत तारीफ करते हैं उनकी। और हमें इस बात की तसल्ली है, उसकी माताजी को भी इस बात की तसल्ली है कि एक काम से लग गया है, तो उसकी जिम्मेदारी से वो अपने आप को मुक्त महसूस कर रही हैं। मुक्त होने की बात की आपने जिम्मेदारी से, मैं कई ऐसे उदाहरण देखी हूँ कि वो अपने बच्चे से पूरी तरह मुक्त होने की सोचते हैं। इस तरह के बच्चे को आपने तो ये बहुत अच्छा बताया कि आप लोग मिलकर ऐसे बच्चों को उनकी खूबियाँ ढूंढकर तराश रहे हैं। जो माँ बाप अपने ऐसे बच्चों को एकदम छोड़ देते हैं, कैसे उनका गुजारा होता है? देखिए, ये तो एक बहुत ही दुखद सच है कि जब परिवार में एक स्पेशल बच्चा आता है, तो अगर उसको हमने अगर स्वीकार नहीं किया तो परिवार डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सबसे पहला प्रभाव तो कंजुगल रिलेशनशिप पे ही होता है, पति पत्नी ही विच्छेद करते हैं। उसमें क्या होता है कि वन ऑफ द पेरेंट्स प्राइमरी केयर गिवर बन जाता है। वो तो उस बच्चे को सीने से लगा के रखना चाहता है। पिता भी हैं ऐसे? हाँ, ऐसे पिता हैं जो कि बच्चे को जिन्होंने अपने प्रोफेशन, अपने करियर को बैक बर्नर पे रखा है और बच्चे को आगे लाने के लिए उसकी परवरिश में जुटे हुए हैं। उनकी जो कई ऐसी माताएं हैं, माताओं का बहुत गुणगान होता है और होना भी चाहिए, लेकिन मैं ऐसी कई माताओं को जानती हूँ जो कि बिल्कुल नहीं चाहती कि वो इस बच्चे को पालें। इसके साथ जो एक एडिशनल जिम्मेदारी आती है, एक स्टिग्मा आता है जो कि उनको लगता है कि एक उनके ऊपर लांछन सा आ गया है इस बच्चे के होने से, उस चीज़ से वो दूर हटना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने वो नेगेटिविटी के साथ ही उस बच्चे को स्वीकार किया है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो, तो वो उस बच्चे के कारण छोड़ देते हैं अपने पति या पत्नी को। माएँ ऐसी ज़्यादा हैं जो सिंगल हैं, बच्चे को अकेले पाल रही हैं, पिता कम है, लेकिन हैं। तो मैं इसको ये नहीं कहूँ, क्योंकि मदर तो जिसको कहना चाहिए ना कि बाय डिफ़ॉल्ट केयर गिवर है ही बच्चे की, वो तो बच्चे को संभालती ही है, प्रकृति ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। लेकिन ऐसी माएँ भी हैं जो जिनका अप्राकृतिक व्यवहार है और वो उन बच्चों को नहीं पाल रही हैं, उन बच्चों को छोड़ देती हैं। तो परिवार तो बिखर जाते हैं क्योंकि वो उस बच्चे को बहुत ही नकारात्मक तरीके से लेती हैं। उसको अगर स्वीकार करें, जैसा है हमारा बच्चा है उसे स्वीकार करें, उसको लेकर आगे बढ़ें, तो कोई कारण नहीं है कि आप परिवार में भी खुशहाली से रह सकते हैं, आपके रिश्ते भी सुदृढ़ रह सकते हैं। और बल्कि मैं तो कई देखती हूँ कि बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है, परिवार ज़्यादा और ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दोस्त आते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मेरा पूरा परिवार, न केवल परिवार, पड़ोसी और हम सब, हमारे दोस्त, मेरे पति के, हमारे जो मित्रगण हैं, इन सब ने हमारे बच्चों को पालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
अगर सक्रिय नहीं तो कम से कम दुआएं तो दी हैं। दे हैव ऑलवेज बीन देयर एट आवर बैक। हमेशा हमें उनके मतलब हमें पता है कि वो हमें सहयोग देने के लिए इतने लोग हमेशा तैयार हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले स्वीकार किया अपने बच्चे को, इसलिए उन लोगों ने इसलिए उन्होंने भी किया। तो ये तो आप खुद ही परेशान हो, अपने बच्चे को गालियां दे रहे हो या ये मान के चल रहे हो कि ये कहाँ हमारे सिर पे आके बोझ गिर गया है, तो फिर वही वाइब्स आप आगे तक पहुंचाते हो। समाज में स्वीकृति, परिवार में स्वीकृति मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अब हालांकि बदल रहा है माहौल, पर फिर भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप रोटरी क्लब की अभी प्रेसिडेंट है यहाँ पे। जी। आपने बच्चों के अलावा अजन्मे बच्चों के लिए भी कुछ किया है और उस पर कुछ आप आगे कर रहे हैं। वो दिमाग में कैसे आया कि जो गर्भवती माएँ हैं उनका मैं टेक केयर करूं, या हमारे रोटरी क्लब के माध्यम से उनको हम अपने साथ जोड़ें? देखिए, मुझसे जब भी कोई ये पूछता था कि डिसेबिलिटी से कैसे बचा जाए, कहाँ से शुरुआत हो, तो मैं हमेशा ये कहती थी कि एक गर्भवती महिला जब होती है तभी से शुरुआत हो। जब बच्चा गर्भ में होता है तभी उसकी किस तरह से देखभाल हो रही है उसकी माँ की। पैदा होने के जो 9 महीने होते हैं, उन 9 महीनों में उसको वो गढ़ा जा रहा है, और वहीं से एक स्वस्थ और तंदुरुस्त अच्छे बच्चे की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ बच्चा पैदा हो, उसकी शुरुआत वहाँ से होती है। तो गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, तो हमारे तो संस्कारों में भी इस तरह से है कि गर्भवती गाय भी होती है तो उसकी देखभाल की जाती है। तो मैंने हमारे रोटरी क्लब के साथ ही एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि गजानन जननी हमने उसका नाम सोचा है। तो उसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, वंचित वर्ग की हैं, उन लोगों की हम देखभाल करेंगे। उनको उनकी पूरी गर्भावस्था में, गर्भकाल में उनको उनके भोजन की, उनके न्यूट्रिशन और जिस भी तरह का उनको डॉक्टर की जो भी सलाह होगी या जो हमारी योग इत्यादि से संबंधित चीज़ जानकारी उनको देना, वो सब हम करने की कोशिश करेंगे। और जो सरकार सुविधाएं दे रहे हैं, ज़्यादातर मैं देखती हूँ इनको पता नहीं होता। जी बिल्कुल। तो हम एक ब्रिज का काम करेंगे। सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं मिलती हैं, पैसा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। डिलीवरी होना और उनकी जो दवाएं हैं, आहार है, देखभाल, ये सारी चीजें भी सरकार की आंगनबाड़ी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इनको पता नहीं है। तो वो सब सुविधाएं क्या क्या सरकार की तरफ से इनको दी जा सकती हैं, वो हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हम बच्चा होने के 45 दिन तक उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, और उनका मानसिक स्वास्थ्य, उनके परिवार की काउंसलिंग, क्योंकि इन महिलाओं को मेहनत करनी पड़ती है, शारीरिक श्रम करना पड़ता है, और उसके अलावा मानसिक रूप से भी इन लोगों के ऊपर बहुत सारी चिंताएं और परेशानियां हैं, जिनसे कि इनको गर्भावस्था में जो कि बहुत नेगेटिव असर डालते हैं। रहन सहन का भी जो इनका तरीका है वो भी इनको सुटेबल नहीं होता उस समय। बिल्कुल। तो ये थी मीता माथुर, अनगढ़ बच्चों को गढ़ने की कला में माहिर। बहुत सारे बच्चे इन्होंने गढ़े हैं और गढ़ने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। हम अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's mic. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।